सेविंग बैंक अकाउंट में न्यू यूपीआई लिमिट जो है वो जारी करी गई है। 1 अप्रैल 2026 से ये नई लिमिट जो है वो लागू कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नया इनकम टैक्स रूल 2026 के तहत सेविंग अकाउंट में अगर आपने लिमिट से ज्यादा यूपीआई अगर मंगवाई है तो आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। बैंक, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इन सभी की निगरानी जो है वो आपके बैंक की यूपीआई पर रहता है। बात करें अगर कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आज से पिछले 1 साल पहले 1 लाख जितनी नोटिसेस जो है वो यूपीआई के बेस पर ही सभी को भेजी गई थी। ज्यादातर जो लोग थे वो छोटे स्मॉल बिजनेस वाले थे, जो ठेले वाले होते हैं वही थे, जैसे जूस वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, इन सबको यहां पर भेजी गई थी। बेस क्या था? यूपीआई। जैसे ही यहां पर यूपीआई की लिमिट जो है वो क्रॉस कर गई, जिसमें जीएसटी वालों ने ज्यादातर जो है वो नोटिस भेजी थी, इसको देखते हुए लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक हुआ। सरकार द्वारा जो डिजिटलाइजेशन सिस्टम लाया गया था, यूपीआई जो लाया गया था, वो यहां पर उल्टा पड़ता हुआ दिखा जा रहा था, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं इस नोटिस के बाद जो है वो विरोध भी किया था और उन सभी ने यूपीआई को कंपलसरी बंद कर दिया। अब ज्यादातर जो लोग हैं, छोटे मोटे जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वो अब कैश लेना प्रेफर करते हैं। तो सरकार ने भी यहां पर जो है वो देखकर यूपीआई के जो नोटिसेस थे वो उस टाइम फिर रद्द कर दिए थे। लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि आपकी जो निगरानी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है। अगर आप यूपीआई जो है लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, उस समय का जो डाटा था वो 1 लाख लोगों का था, इस वजह से जो है वो नोटिसेस दबाई गई। लेकिन आपके केस में आप सिंगल हो या 10-15 जन है तो उस केस में नोटिसेस नहीं दबाई जाएगी। आपसे सारा डाटा जो है वो मांगा जाएगा। आपने क्या कोई टैक्स छुपाया है तो चोरी करी है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप पर भारी पेनल्टियां लगाई जा सकती है। तो यूपीआई को कभी भी इग्नोर ना करें। कैश डिपॉजिट के बारे में तो हम बताते रहते हैं, लेकिन यूपीआई को लेकर इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है कि सर यूपीआई जो है वो बैंक में हम इतनी कर देते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट मिला नहीं पाते, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते, क्योंकि लोग छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी यूपीआई करते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, आपको सब्जी लेनी है, दूध लेना है, आपको कोई ट्रैवलिंग में जाना है, आपको रिक्शा लेना है, पेट्रोल का, सब आजकल यूपीआई से हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो स्टेटमेंट है पहले 1-2 पेज का होता था जिसको आप आसानी से समझ सकते थे, लेकिन आज के समय में 100 पेज से ज्यादा का स्टेटमेंट लोगों का आने लग गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा है तो एक काम करिए, आप 2 अकाउंट बना लीजिए सेविंग अकाउंट। ये सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें आपके हिसाब से यूपीआई मेंटेन कर सकते हैं। आप 2 सेविंग अकाउंट बनाएं। एक सेविंग अकाउंट में आपकी जो रेगुलर इनकम आ रही है, जैसे सैलरी हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, रेंट इनकम हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, वो हो गई। दूसरा एक अकाउंट और खोल लीजिए जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट का जो पैसा होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपए, तो 10,000 एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो जो 10,000 दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफर करे हैं, उसी बैंक में आप सारी यूपीआई जो है वो करें खर्चों के लिए। और अगर आपकी कोई यूपीआई आ रही है, बड़ा बड़ा अमाउंट अगर कोई आ रहा है, वो आप मेन अकाउंट में ही मंगाए। अगर आपको 5 रुपए, 10 रुपए अगर कुछ ऐसा आता है तो आप दूसरे अकाउंट में मंगाए, ताकि आपका जो मेन अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, जिसमें हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, ताकि कभी भी उनमें कोई भी दिक्कत आपको ना आए समझने में। क्योंकि जो नोटिसेस आती है वो आज नहीं आती है, 3 साल या 5 साल के बाद आती है। लेकिन 5 साल के बाद जब आप अपना, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता कि किस वजह से ये पेमेंट आई है, किस वजह से ये पेमेंट आपने करी है। तो हमेशा आसान रास्ता यही है कि आप दूसरा अकाउंट बनवाकर आप उसमें अपना खर्चा डलवाएं, छोटा मोटा अमाउंट जो वो उसमें ही मंगवाएं, अपने मेन अकाउंट को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में यूपीआई को लेकर क्या नई लिमिट जारी करी गई है। ये लिमिट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है तो आपको पता होना चाहिए क्या सरकार कब आप पर टैक्स लगा सकती है, कब आप पर शिकंजा कस सकती है। अगर आपने थोड़ी बहुत टैक्स अवॉइडेंस किया है तो आप पर दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आरबीआई द्वारा, बैंक द्वारा पहले लिमिट लगाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं, बाद में इनकम टैक्स पे आते हैं। तो आरबीआई द्वारा क्या लिमिट है, एनपीसीआई द्वारा क्या लिमिट है, जो बैंक या फिर जो भी पेटीएम, जो भी एप्स होते हैं, यूपीआई एप्स होते हैं, उन्हें ये फॉलो करनी होती है। यूपीआई का मतलब ये हो गया कि आपके एप्स हो गए, जैसे फोन पे आप यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, भीम यूज कर रहे हैं,
अच्छा, ये आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। रूल कौन बनाता है यूपीआई को लेकर? आरबीआई और एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है वो आरबीआई के अंदर काम करती है। अच्छा, बैंक और यूपीआई एप्स को ये रूल्स को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का आप यूपीआई जो है वो नहीं कर सकते आपके एक सेविंग अकाउंट से। चाहे आपने 20,000, 30,000, 50,000 रुपए दे दिए, 3 लोगों को दे दिए, अब आप इससे ज्यादा 500 रुपए भी अगर देने जाएंगे तो वहां पर आपको रोक दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में एक यूपीआई आईडी से, एक बैंक अकाउंट से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, अगर आप सिंगल करें, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करें, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, टोटल 1 लाख देखा जाएगा। 5-5 हजार करके आप कर रहे हैं, 10-10 हजार करके कर रहे हैं, टोटल मिलाकर 1 लाख की आपकी अमाउंट रहेगी, लिमिट रहेगी यूपीआई के केस में। अच्छा, अगर आपकी नई यूपीआई आईडी है, नया मोबाइल ले लिया है, नई यूपीआई ऐप है, नया बैंक अकाउंट आप लिंक कर रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा पहले 24 घंटे के अंदर, अगर आप फ्रेश हैं, नया यूपीआई चालू किया है पेमेंट करना कि भाई अभी यूपीआई से हम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेश वालों के लिए, या नया बैंक अकाउंट है, नया मोबाइल है, नया ऐप है, तो उसके इसमें 5 से 10 हजार रुपए जो है वो आप ट्रांसफर या कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा पर डे की ये लिमिट रहती है, बैंक वाइज ये लिमिट आपकी होती है, तो अलग अलग बैंक की अलग रहती है, किसी बैंक में 5,000 है, किसी बैंक में 10,000 रहता है। अच्छा, 24 घंटे की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा आप जो है वो पैसा नहीं डाल सकते। 24 घंटे के बाद भी ध्यान रखिएगा 1 लाख से ज्यादा पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाई वैल्यू स्पेशल ट्रांजेक्शन अगर हुए, तो अगर हॉस्पिटल को बिल पेमेंट करना है, मेडिकल को पेमेंट करना है, एजुकेशन को पेमेंट करना है, कॉलेज की फीस देनी है, या फिर आईपीओ एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए आपको करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, तो वहां पर रिलैक्सेशन दिया है आपको, 5 लाख रुपए तक आप जो है वो यूपीआई कर सकते हैं। वहां पर 1 लाख नहीं, 5 लाख तक। ये हमने बात करी आप यूपीआई कितनी कर सकते हैं, तो सामने ध्यान रखिएगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपके खाते में भेजेगा, तो इस लिमिट से ज्यादा वो नहीं बेच पाएगा। तो एक तो चीज समझ में आ गई हमें कि एक दिन के अंदर आप 1 लाख से ज्यादा की यूपीआई नहीं कर पाएंगे, या कोई सामने वाला व्यक्ति है वो आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और साल में होते हैं 365 दिन, यानी कि 3,65,00,000 से ज्यादा कोई भी यूपीआई आपके खाते में एक व्यक्ति पूरे साल में नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति या ऐसे कई व्यक्ति कर सकते हैं। तो यहां पर लिमिट सिर्फ 1 लाख की रखी गई है। इनकम टैक्स के अंदर अगर बात करें, ये हमने बात करी आरबीआई की, बैंक की बात करें वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूपीआई को लेकर, खास करके यूपीआई को लेकर 1 लाख की, 10,000 की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट हो बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, एफडी, आरडी, यूपीआई की बात नहीं कर रहे हैं, एनईएफटी की बात नहीं करेंगे, चेक की, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में हमें देखना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर हमें देखना है कैश डिपॉजिट की लिमिट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की लिमिट दी गई है जो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। एसएफटी के अंदर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सभी बैंकों को मिलाकर, इंडिया में जितनी भी बैंक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा, नोटिस पे नोटिस आपको भेजता रहेगा। अच्छा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपको 5 लाख की लिमिट दी गई है, इसमें 10 से कम होकर 5 लाख हो गई है। ये 1 अप्रैल से नियम लागू है। ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट अगर आप कर देते हैं 5 लाख से ज्यादा, पैन कार्ड नहीं है, आपने बैंक में आधार कार्ड जमा किया है, आपके आधार कार्ड के बेसिस पर इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड जारी कर देगा, आपका नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ गया उसके पास। फिर क्या करेगा, वो आपके एड्रेस पे पैन कार्ड भेजेगा और साथ में नोटिस भी भेजेगा कि आपने 5 लाख से ज्यादा जमा किए हैं, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इसके बारे में डिटेल दीजिए। आईटीआर क्यों आपने नहीं भरी है, अगर नहीं भरी है तो, और इसी के साथ आपने क्या टैक्स की चोरी करी है, सारी जानकारी ये मांग लेगा। अगर गलत जानकारी आप दोगे तो उस केस में आप फंस जाओगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे लोग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग दे देते हैं। आपको लगता है बैंक जो है जहां पर मेरा पैसा सेफ है, लेकिन ध्यान रखिएगा लिमिट से ज्यादा अगर पैसा डालोगे तो बैंक भी आपका सगा नहीं है। अच्छा, ध्यान रखिएगा यूपीआई के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीआई के लिए कोई लिमिट नहीं है। कैश में ध्यान रखिएगा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है वो आपकी इनकम से मैच नहीं होता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे आपसे सवाल पूछ सकता है। यूपीआई की बात करें तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। जो लिमिट यहां पर कैश डिपॉजिट को है 10 लाख की, 5 लाख की, यूपीआई के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी चाहे यूपीआई करवा सकते हैं। अगर आरबीआई के हिसाब से माने तो एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में आपका यूपीआई नहीं आ सकता। तो 1 लाख की मान के चलते हैं कि एक दिन में आपसे 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, यहां पर कोई भी जो है वो रिपोर्टिंग बैंक द्वारा यूपीआई को नहीं किया जाएगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं किया जाएगा। एसएफटी जो फॉर्म होगा
उसके अंदर सिर्फ कैश डिपॉजिट को लेकर रिपोर्टिंग होती है, यूपीआई को लेकर नहीं होती है। तो यूपीआई अगर आपके बैंक अकाउंट में कितनी भी आ रही है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन टैक्स प्रॉपर आपको भरना है, टैक्स आपको भरना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बात करते हैं यूपीआई जो है वो आपकी टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, ये समझना जरूरी है। यूपीआई टैक्सेबल कब होगी? जब आपकी सैलरी, बिजनेस रिसिप्ट यानी बिजनेस सेल है, फ्रीलांसिंग की इनकम है, कमीशन, फीस है, प्रोफेशनल इनकम है या रेंट है। अच्छा, इन सबका ध्यान रखना, जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, वही आपका टैक्सेबल होता है। भले यूपीआई जो है वो मान लीजिए 2 करोड़ की आ रही है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ही 6% है, यानी 12 लाख का अगर आपका प्रॉफिट है, तो उस केस में यहां पर 2 करोड़ की ये यूपीआई है, तो ये 2 करोड़ पे टैक्स नहीं लगेगा, ये 12 लाख पे लगेगा। और 12 लाख जो है वो आपकी इनकम अगर अंदर है, 12 लाख की जो न्यू टैक्स रिजिम है जिसमें आपको टैक्स फ्री लिमिट मिल जाती है 12 लाख तक, सैलरी वालों के लिए 12,75,000 तक, तो इस केस में 60,000 रुपए का टैक्स आपका रिबेट मिलता है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो भले ही आपकी 2 करोड़ की यूपीआई आ रही है, लेकिन आपको 12 लाख का फायदा मिल जाता है। 6% अगर आपका रहता है प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट आपको हायर रेट पे दिखाना होता है, मान के चलते मिनिमम अगर आपने 6% दिखाया तो 12 लाख तक आपको छूट मिलती है, तो 2 करोड़ पे 12 लाख आपको फ्री हो जाता है। न्यू स्लैब की बात करें तो 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5%, 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो 10%, 12 लाख से 16 लाख की बात करें तो 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम है तो 20%, और 20 लाख से 24 लाख की इनकम है जिसकी 25%, 24 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट लगता है। 12 लाख से ज्यादा जैसे इनकम हुई, ये स्लैब आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा, किस पर, कौन से केस में यूपीआई आपकी टैक्सेबल नहीं होती है? अगर आप खुद के ही अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, एक सेविंग अकाउंट से आप दूसरे सेविंग अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमने एग्जांपल दिया था, आप 2 अकाउंट खोल लीजिए, एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट से 10,000 ट्रांसफर कर दीजिए, तो इस केस में आपका कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपने सेल्फ अकाउंट से ही ट्रांसफर किया है। यहां पर यूपीआई की कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई टैक्सेबिलिटी है। अगर आपने लोन लिया है, मान लीजिए किसी का पैसा बैंक से आपका लोन आया है, या कहीं किसी से फ्रेंड से आपने लोन ले लिया है, तो उस केस में भी आपके पास प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कितनी भी यूपीआई आप करवा सकते हैं। कैश में ध्यान रखिएगा, लोन अगर आप लेते हैं तो 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन यूपीआई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गिफ्ट अगर आपने रिलेटिव से लिया, मान लीजिए आपकी पत्नी है जिन्होंने आपको पैसा हर महीना जो है 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख भेज रही है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये लोन है, अगर इसको आपने इनकम करके इन पैसों को आपने कहीं और री इन्वेस्टमेंट किया, वहां से अगर इनकम हुई तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा, वाइफ की जो इनकम है उस इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। या जो हस्बैंड अगर ट्रांसफर करता है वाइफ में, तो उल्टा जो है वो क्लबिंग प्रोविजन लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हस्बैंड वाइफ के केस में अगर आप यूपीआई करते हैं, पैसा एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए वाइफ को दे दिए, वाइफ ने क्या किया, उसकी एफडी कर दी या शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, अब वहां से जो भी इनकम हो रही है, शेयर मार्केट से हो रही है या एफडी का 6-7% जो ब्याज मिल रहा है, वो मेरी इनकम मानी जाएगी, ना कि मेरी वाइफ की। तो ये एक चीज जो है वो ड्रॉबैक है, लेकिन जो पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, 10 लाख रुपए यूपीआई कर रहा हूं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। रिफंड का पैसा अगर आपको आया है, रिइंबर्समेंट का पैसा है, मान लीजिए 4 दोस्त मिलकर होटल में गए, एक ने पेमेंट कर दिया सभी को और बाकी सब जो है 3 जन दोस्त जो है वो बाकी का पेमेंट वापस आ रहा है, तो मान लीजिए 10-10 हजार का बिल आया है, 10-10 हजार पर पर्सन पे लगा है, तो 30,000 रुपए अगर आपके खाते में आए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये 10-10 हजार रुपए जो आए हैं मेरे सामने, इसके सामने मैंने पेमेंट करी है, इसका बिल मेरे पास है, ये आपको संभाल के रखना होगा। जिससे पेमेंट आई है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको संभाल के रखना है, और वो व्यक्ति कभी भी मुकरना नहीं चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपके फेवर में जवाब दे देता है तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज यहां पर आप पर भारी टैक्स पेनल्टी लगाया जा सकता है। बिजनेस वालों के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा, बिजनेस वालों के लिए सेविंग अकाउंट ना यूज करके आप करंट अकाउंट यूज करें, वहां पर 50 लाख की लिमिट आपको मिलती है, सेविंग अकाउंट में आपको 10 लाख की लिमिट मिलती है। अगर कैश की बात करें, यूपीआई की बात करें, चाहे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपको यहां पर नो लिमिट, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहां पर जो बैंकें हैं वो रिपोर्ट कर देती है, अगर आपने 1-2 करोड़ ट्रांजेक्शन किए सेविंग अकाउंट में, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। तो वहां पर प्रेफर यही करता है कि आप करंट अकाउंट में जो वो खाता है जरूर खुलवाएं। बिजनेस वालों के लिए 2 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, यानी आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर, डीम्ड बेसिस पर आप 6%, 8% प्रॉफिट दिखाते हैं, या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन में जाते हैं, ऑडिट में जाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती है।
आपकी टैक्सेबल इनकम पर आपको जो है वो टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपकी सेल है, यूपीआई इसके अंदर आ जाती है। सेल आपकी कैश में भी हो सकती है, यूपीआई एनईएफटी ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। माइनस एक्सपेंस करना, जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा, ना कि पूरे सेल जो यूपीआई हुई है। ये ऑलरेडी एग्जांपल मैंने दिया कि 2 करोड़ का है, 6% है तो 6% पे लगेगा, 2 करोड़ पे नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा 44AD में नहीं है, तो उस केस में ऑडिट यहां पर एप्लीकेबल होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर यूपीआई से भी अगर आपको पैसा आया है 1 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ऑडिट करवानी मैंडेटरी होती है। प्रिजम्पटिव की बात करें तो यहां पर 44AD हो, स्मॉल बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, 44AD हो गया, 6% डिजिटल रिसिप्ट, यानी यूपीआई से जो भी पेमेंट आपको आया है 2 करोड़ का 6% 12 लाख, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अच्छा, बैंक ट्रांसफर हो गया, कैश हो गया, अगर कैश से है तो यहां पर 8% का प्रॉफिट जो है वो आपका देखा जाता है। तो टर्नओवर लिमिट यहां पर 2 करोड़ की आपको मिल जाती है 44AD में। और 44AD की बात करें, प्रोफेशन की बात करें तो 50 लाख की लिमिट प्रोफेशन वालों को मिलती है। तो यूपीआई से अगर आप कर रहे हैं 6% और प्रोफेशन के केस में 50% आपको प्रॉफिट दिखाना मैंडेटरी होता है। अच्छा, जीएसटी का भी इंपैक्ट यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी सेल है, गुड्स है, 40 लाख की लिमिट है, इससे ज्यादा अगर हुआ, जैसे हमने बताया था कर्नाटका का केस, 40 लाख से ज्यादा का पानी पूरी वाले ने यूपीआई मंगवा ली थी अपने खाते में, अराउंड 42 लाख 45 लाख, और उसको जो है वो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई। कई लोगों को तो 23 से 25 लाख की रिसिप्ट आने पर भी आ गई, क्योंकि डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आप गुड्स कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं। 20 लाख से ऊपर आते भी यूपीआई की आपको इनकम टैक्स या जीएसटी की नोटिस आ सकती है। जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया आपने, अगर टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि आपका टर्नओवर 20 से ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे ही 20 से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, भले आप सर्विस नहीं दे रहे, गुड्स दे रहे हैं, तो भी आपको नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 40 लाख गुड्स के केस में और 20 लाख है सर्विस के केस में। गुड्स सर्विस दोनों है तो 20 लाख की लिमिट रहेगी। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं तो वहां पर आपके लिए 10 लाख की लिमिट रहती है। तो ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपके यूपीआई आ रहा है तो आपको नोटिस आ सकती है। अनएक्सप्लेन यूपीआई इनकम, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खाते में यूपीआई आ रही है तो आपको सोर्स प्रूव करना मैंडेटरी है कि आपकी बिजनेस है, लोन है, गिफ्ट है, ट्रांसफर है, रिफंड है, क्या है। अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया तो डिपार्टमेंट ज्यादातर इसको अनएक्सप्लेन इनकम मान लेता है। डिपार्टमेंट को अगर आपने नहीं बताया कि पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, एविडेंस नहीं है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर इसको इनकम मान लिया जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है, कुल लगभग मिलाकर 84% प्लस इंटरेस्ट। हाल में 1 अप्रैल से नई रेटें आ गई हैं, 117% तक आपको लगाया जा सकता है। अच्छा, इसमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता, ना ही सेट ऑफ का लॉस का सेट ऑफ मिलता है, ना ही कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा। मतलब अगर आपकी 4 लाख की इनकम हुई तो 4 लाख पर आपको 84% देना है। यूपीआई क्रेडिट जो है वो यहां पर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से दिखती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, बैंक डाटा जो है वो आपका 10 साल तक रहता है। 10 साल के उससे पहले का भी अगर मांगेंगे तो बैंक के पास हमेशा डाटा अवेलेबल रहता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज से पिछले मान लीजिए 10 साल पहले का डाटा मांगेगा तो यूपीआई वहां पर नजर आएगी। आप कहोगे कि मैंने यहां पर जो इनकम दिखा दी 6 लाख की, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आई 30 लाख की रिसिप्ट, तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। अच्छा, अगर आपकी सेल है 30 लाख आपने आईटीआर में दिखाया है, 6 लाख प्रॉफिट दिखाया है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आईटीआर 1 भरी है, सैलरीड पर्सन है, 30 लाख रुपए आपके खाते में आए हैं और 6 लाख के आईटीआर भर रहे हैं, तो उस केस में नोटिस आनी ही आनी है। अनएक्सप्लेन यूपीआई को ब्लैक मनी ट्रीट किया जाता है। भले यहां पर आपने सोर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया तो इनकम टैक्स आप पर 84% लगा देगा, भले ये डिजिटल पेमेंट क्यों ना हो। अच्छा, अब अदर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जान लीजिए। ये इनडायरेक्ट लिमिट है। सेविंग अकाउंट में पैसा आपका यूपीआई से आया है, उसके बाद अगर आप खरीद रहे हैं या यूपीआई से अगर आप करते हैं ट्रांजैक्शन, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट यूपीआई से करी है तो 10 लाख की लिमिट है, इसमें रिन्यू एफडी नहीं आएगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है वो भी यूपीआई से, तो वहां पर भी 10 लाख की लिमिट रहेगी। प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी, बेची, गिफ्ट की है या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है और यूपीआई से किया है तो 45 लाख की लिमिट है। अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है यूपीआई से 2 लाख, अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख की लिमिट है। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर आपने किया है यूपीआई से 5 लाख, अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है तो 2.5 लाख की लिमिट है। बॉन्ड डिबेंचर अगर आप यूपीआई से खरीद रहे हैं 10 लाख की लिमिट है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने निवेश किया है 10 लाख से ज्यादा तो आपको यूपीआई से अगर किया है। फॉरेन करेंसी अगर आपने बाय करी है 10 लाख से ज्यादा यूपीआई में, तो
तो ये यूपीआई की लिमिट दी गई है। अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आप यूपीआई में करते हैं इन लिमिट से ज्यादा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपके इनकम से मैच नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा जो भी लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, इस लिमिट के अंदर अगर कैश भी आ जाता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, चेक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, ये सभी भी आ जाता है। तो सिर्फ यूपीआई नहीं, ये बाकी से किसी से भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, सभी को मिलाकर लिमिट दी गई है। इस लिमिट से ज्यादा अगर आपने पेमेंट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सवाल पूछा जा सकता है कि आपके पास इनकम कहां से आई। आप हर साल इनकम जो है वो बता रहे हैं 4-4 लाख रुपए। मान लीजिए 10 साल की आपने बताई 40 लाख रुपए, और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है भैया 2 करोड़ की, तो बताइए ये मैच कैसे होगा? 40 लाख के सामने 2 करोड़ कहां से आ जाएगा? या आपने एफडी करवा दी, मान लीजिए 1 करोड़ की एफडी करवा दी, तो ये एफडी का पैसा कहां से आया? तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बताने पड़ेंगे कि भाई 40 लाख है, इसका जो डिफरेंस है वो हो सकता है लोन से आया हो, मैंने प्रॉपर्टी बेची हो, कुछ ना कुछ तो होगा डॉक्यूमेंट आपके पास, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो ये पूरी 1 करोड़ या 2 करोड़ आपकी इनकम मान ली जाएगी। 84%, इस केस में 84 लाख टैक्स आपको देना पड़ जाएगा, और इस केस में लगभग आपको 1,60,000 से ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी इनकम आप प्रॉपर आईटीआर में दिखाएं और उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट है तब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर चाहे वो यूपीआई हो, कैश क्यों ना हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।